हेलो स्टूडेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज है, जिसमें यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। और इसी उत्तर लेखन की तरह हमारी एक मास सीरीज चल रही है, मेंस आंसर अप्रोच सीरीज, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। आज का ये 22वां सत्र है और सत्र प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से खानी खंड को छोड़कर अब नाटक और रंगमंच खंड को उठाया है, जिसमें प्रश्न पत्र 1 से हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख नाटककार भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश और हिंदी रंगमंच का विकास। और प्रश्न पत्र 2 में भारतेंदु, भारत दूरदर्शा, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन और प्रसाद का स्कंदगुप्त से हम क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज का ये हमारा 106 प्रश्न है और इससे पहले 1 से लेकर 105 तक के प्रश्न हम अपनी पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप जाके पहले इसे देख सकते हैं। तो चलिए, हिंदी रंगमंच का विकास, ये यूपीएससी के द्वारा 2007 में, 2010 में और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2017 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी रंगमंच की दशा, शिल्प पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं हम इसका परिचय किस तरह से देंगे कि हिंदी रंगमंच की जड़ें संस्कृत रंगमंच और लोकमंच की परंपरा में मानी जाती हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य काल के विभिन्न अंशों पर विचार करने के साथ साथ रंगमंच और उसकी कला का भी विस्तृत विवेचन किया है। संस्कृत नाटकों की रचना अधिकतर रंगमंच पर अभिनीत किए जाने की दृष्टि से होती थी। मध्यकाल में भी रासलीला, रामलीला, नौटंकी आदि का उदय होने से जन रंगमंच का प्रचलन बढ़ने लगा। इसके अगला कि हिंदी रंगमंच का प्रारंभ 1853 ई में नेपाल के मटगांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है, किंतु यह नेपाल तक ही सीमित रह गया। वस्तुतः हिंदी रंगमंच का नवोत्थान 1871 ई में स्थापित एल्फ्रेड नाटक मंडली से हुआ, जिसने भारतेंदु, राधा कृष्ण दास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया। हिंदी में अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 ई में बनारस थिएटर के साथ हुआ। 1884 में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। भारतेंदु के अंधेरे नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थिएटर ने ही किया था। इसका अगला कि हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जनों नाटकों का मंचन किया है, जिनमें सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं दुर्व स्वामिनी प्रमुख है। इस मंडली ने भारतेंदु युगनी नाटकों के साथ साथ प्रसाद के नाटकों को भी सफलतापूर्वक मंचित कर हिंदी के अपने स्वतंत्र रंगमंच के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंचित कर इस संस्था ने सिद्ध कर दिया कि प्रसाद के नाटक पूर्णतः अभिनय हैं। आगे चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विक्रम परिषद की स्थापना 1949 ई में हुई थी। इसने नाटकों में स्त्री पात्र के लिए स्त्रियों द्वारा ही अभिनय की परंपरा डाली। आगे के हिंदी रंगमंच के विकास में काशी के पश्चात इलाहाबाद के रंगमंचों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ के महत्वपूर्ण नाट्य मंच आर्य नाट्य सभा, श्री रामलीला नाटक मंडली तथा हिंदी नाट्य समिति थी। वर्तमान में कानपुर की कानपुर अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स तथा एम्बेसडर संस्थाएं समकालीन नाटकों के मंचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिहार में पटना नाटक मंडली तथा एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन उल्लेखनीय नाट्य मंच है, जो हिंदी रंगमंच के उत्थान में सक्रिय योगदान दे रही हैं। तो ये इस तरह से था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का ये 107वां प्रश्न है और ये है कि आधे अधूरे के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी तरह का कि मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका परिचय हम किस तरह से देंगे कि अपनी यथार्थवादी अंतर्वस्तु हरकत भरी सशक्त नाट्य भाषा, असीम रंगमंचीय संभावनाओं तथा नवीन नाट्य प्रयोगों
के कारण हिंदी नाटक की विकास यात्रा में मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे का ऐतिहासिक महत्व है। आधे अधूरे में मोहन राकेश ने आज की संपूर्ण परिस्थितियों की कटु संभावना का संकेत दिया है। स्त्री पुरुष के लगाव व तनाव तथा पारिवारिक विखंडन की यह कथा अपने आप में अधूरे मनुष्य की काल्पनिक पूर्णता की खोज की महत्वाकांक्षा की यातना को उजागर करती है। महेंद्र और सावित्री अपना आधा अधूरा जीवन जीते रहने के लिए अभिशप्त हैं। मध्यवर्गीय जीवन में आने वाली शुष्क और विनाशकारी रिक्तता को उभारने वाला यह नाटक मनुष्य के खोखलेपन, संबंधों के सतहीपन तथा जीवन आदर्शों व आस्थाओं के लड़खड़ाते मानदंडों को सजीव रूप से प्रस्तुत करता है। अगला कि पात्रों की योजना में भी मोहन राकेश ने नया प्रयोग किया है। एक ही पुरुष से अत्यंत सामान्य परिवर्तनों के साथ 4 भूमिकाएं करवा ली गई हैं। राकेश के अन्य नाटकों की तरह इसमें भी भरपूर रंग संकेत दिए गए हैं। अगला कि राकेश के अन्य नाटकों की तरह इसमें भी भरपूर रंग संकेत दिए गए हैं। मंच प्रस्तुतिकरण संबंधी संकेत भी कथ्य की मानसिकता के साथ एकदम सीधे जुड़े हुए हैं। 20 शब्दों से युक्त हरकत भरी नाट्य भाषा इसकी रंगमंचीय क्षमता से अभिवृद्धि करती है। आगे कि कुल मिलाकर आधे अधूरे का महत्व इस बात में है कि उसने हिंदी नाटक को यथार्थ बोध से जोड़ते हुए वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने का कार्य किया तथा नाटक एवं रंगमंच के बीच की दूरी को पूर्णतः खत्म कर दिया है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का ये 108वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक दुर्स्वामिनी के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखते हैं इसका परिचय हम किस तरह से प्रारंभ करेंगे। तो इसके परिचय में लिखेंगे कि दुर्स्वामिनी ऐतिहासिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का नाटक होते हुए भी समस्या प्रधान नाटक है। इस नाटक के महत्व का सर्वप्रमुख कारण यह है कि इसकी प्रधान समस्या नारी समस्या है। प्रसाद ने दुर्स्वामिनी के माध्यम से नारी असीमता तथा नारी द्वारा वर्ण की स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाया है। अगला कि प्रसाद ने यह समस्या उठाई है कि यदि स्त्री का विवाह एक अयोग्य पुरुष से हो जाए तो क्या उसे मोक्ष का अधिकार है। तो प्रसाद ने बताया है कि ऐसी स्थिति में तलाक का अधिकार है। प्रसाद ने इसमें राज्य अधिकार की समस्या को भी उठाया है। इसके समाधान के रूप में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि राज्य परिषद की प्रतिनिधियों को यह अधिकार है कि वह अयोग्य शासक को समाप्त कर योग्य शासक को नियुक्त करें। अगला कि दुर्स्वामिनी के महत्व का एक अन्य कारण यह है कि दुर्स्वामिनी रंगमंची दृष्टि से प्रसाद का सबसे सफल नाटक है। नाटक में कुल 3 दृश्य हैं, अतः बार बार दृश्य परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं है। नाटक में पर्याप्त रंग संकेत दिए गए हैं। विशेष रूप से प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में ही दृश्य विधान ऐसा है कि उसे मंच पर प्रस्तुत करने में विशेष कठिनाइयां ना हो। इस नाटक को थोड़े से पात्रों द्वारा खेला जा सकता है और केवल यवनिका तथा 2 पर्दों से काम चल सकता है। सशक्त नारी चरित्र अंकन के कारण भी इसका महत्व है। दुर्स्वामिनी जैसी सशक्त नारी चरित्र योजना हिंदी नाटक में प्रथम बार दिखाई देती है। तो इस तरह ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। तो हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अनलॉक जीएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।